हिंदी की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए बांग्ला भाषा के प्रख्यात कथाकार और साहित्यकार विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी परहित सरिस। तो शुरू करें कहानी। भला किन किन चरित्रों को लेकर कहानियाँ लिखूं? जिंदगी भर मैंने कोई कम कहानियाँ तो लिखी नहीं, किंतु जिसने भी कहानी पढ़ी उसने पल दो पल के लिए ही सराहना की। उसके बाद वही चुप्पी। आज के युग में आदमी को सांस लेने की फुर्सत कहाँ। सबों का एक ही हाल है, बस एक ही चीज के लिए सभी माथा फोड़ते फिर रहे हैं। वो चीज है रुपया। मानो एकमात्र रुपया ही सबों की समस्याओं का निदान है। जिनके पास अधिक रुपए हैं उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और भी अधिक रुपए चाहिए। जिनके पास कम रुपए हैं उनकी अधिक रुपयों की चाह तो अकारण है भी नहीं। आखिर नगद नारायण ही तो आज के युग का नारायण है। हमारा तारानाथ किंतु उल्टी खोपड़ी का आदमी था। तारानाथ था अभावग्रस्त आदमी। तारानाथ की माँ कहती, आज घर में चावल नहीं है, भात नहीं बनेगा। तारानाथ उस समय बेहद हड़बड़ी में होता। माँ की बात सुनने की फुर्सत ही कहाँ उसे। दक्षिण पाड़ा में भवानी घोष की बहू मर गई है, उसे दाह संस्कार के लिए शमशान पहुंचाना होगा। और फिर तारानाथ अगर शमशान तक नहीं जाएगा तो दूसरा कौन जाएगा? किसे इतनी गरज पड़ी है? लेकिन सिर्फ भवानी घोष की बहू की ही बात क्यों? काफी दिनों से हरिपत बावड़ी के जवाई की खोज खबर नहीं मिल रही है। वो नौकरी की तलाश में कलकत्ता गया था, लेकिन वो ऐसा गया कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। नौकरी मिली या नहीं इसकी भी कोई खबर नहीं है। हरिपत बावड़ी ने आकर तारानाथ को पकड़ा। उसने कहा, तारानाथ, तुम्हें मुझ पर एक मेहरबानी करनी पड़ेगी। तारानाथ था हमेशा तैयार रहने वाला आदमी। उसने छूटते ही पूछा, बोलो काका, क्या करना होगा? हरिपत बावड़ी ने कहा, 1 महीना को होने को आया, किंतु मेरे जवाई की कोई खबर नहीं मिल रही है। मेरी बेटी को यहीं मेरे पास छोड़कर वो नौकरी की तलाश में कलकत्ता चला गया है। एक चिट्ठी तक नहीं भेजी उसने। तुम अगर उसकी खोज खबर ला पाते। तो फिर यही हुआ। तारानाथ कलकत्ता धमका, लेकिन कलकत्ता कोई छोटी सी जगह तो है नहीं। सच कहा जाए तो कलकत्ता है मनुष्यों का एक महासमुद्र। वहां हरिपत बावड़ी के नगण्य जवाई को ढूंढ निकालना कोई आसान बात तो थी नहीं। किंतु तारानाथ का कलेजा भी था एक पित्ते का। तारानाथ ने सभी धर्मशालाओं, होटलों एवं रास्तों को रौंद डाला। उसके बाद उसने एक दिन देखा कि हरिपत बावड़ी का जवाई केवड़ा तल्ला शमशान में एक साधु के सामने बैठा गांजे का दम लगा रहा था। जवाई को पाकर हरिपत बावड़ी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी लड़की भी बहुत खुश हुई। तारानाथ इस समस्या को हल करने में सफल हुआ था, अतः वो खुद भी फूला नहीं समा रहा था। यही क्यों सारे ग्रामवासियों के मन में अपार खुशी छा गई थी। लेकिन एकमात्र तारानाथ की माँ ही आग बबूला हो उठी थी। उसने कहा, हाँ रे, क्या तू कभी भी आदमी नहीं बनेगा? तेरा बाप भी मुझे जिंदगी भर जलाता रहा और अब तू भी मुझे जलाने से बाज नहीं आता। जरा तू ही बता, आखिर मैं ये गृहस्थी कैसे चलाऊं? तारानाथ हंसने लगा। उसने कहा, तुम इतना फिक्र क्यों करती हो? बोलो तो माँ। इस तरह चिंता फिक्र करने की वजह से ही तो तुम्हारा शरीर इतना खराब हो गया है। माँ गुस्से में चीख पड़ी, कहने लगी, मैं जब मर जाऊंगी तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। किंतु तारानाथ संसार त्यागी मनुष्य नहीं था। अपना परिवार न सही, दूसरे हजारों परिवार के झमेले को उसने अपने माथे पर लाद रखा था। किसी की लड़की की शादी नहीं हो पा रही है तो किसी का जवाई लापता है। किसी की विधवा बहू खाना न मिलने के कारण मरने चली है तो किसी के घर टीन का टप्पर छानने के लिए देखभाल करने वाले आदमी की जरूरत है। इसी तरह के हजारों हजार आदमियों के परिवारों का भार तारानाथ के कंधों पर था। एक दिन रास्ते में तारानाथ के साथ मुलाकात हो गई। मैंने पूछा, क्यों रे, इतने दिनों तक तू कहाँ था? तारानाथ ने कहा, कुछ ना पूछो भाई, बस यूं समझ लो कि मैं तो बिल्कुल मर ही गया था। मैंने पूछा, ये क्या, बीमार हो गए थे क्या? हमें तो खबर नहीं मिली। तारानाथ ने जवाब दिया, मुझे बीमारी क्यों होने लगी? अगर मैं बीमार होता तो पिंड ही ना छूटता ना। अरे भाई, बीमारी मुझे नहीं, हमारे भूषण काका के फुफेरे भाई की मंझली लड़के के नाती को हुई थी। सुनते ही मैं अवाक रह गया। मैंने पूछा, अरे बाबा, वे सब तो चंदन नगर में रहते हैं ना, यहाँ से क्या तू चंदन नगर चला गया था? तारानाथ ने कहा, तो क्या करता, भूषण काका के इतना कहने पर भी मैं क्या नहीं जाता? मैंने पूछा, कितने दिनों तक तू वहाँ था? तारानाथ ने कहा, 6 महीनों तक। मैंने कहा, 6 महीनों तक? तारानाथ ने कहा, तो क्या करता, तुम ही बोलो।
टाइफाइड की बीमारी क्या आसानी से छूटती है? इन 6 महीनों तक रात रात भर जागना पड़ा है। उसके बावजूद भी तो भूषण काका के फुफेरे भाई की मझली लड़की मुझे छोड़ना नहीं चाह रही थी। उसने और कुछ दिनों के लिए रुक जाने को कहा था, किंतु भला मैं और कैसे रुक पाता। उधर खबर मिली कि फेलू फूफा बस अब तक की हालत में है, इसीलिए मुझे फिर चंदन नगर के से सिवड़ी चला जाना पड़ा। तो ऐसा था हमारा तारानाथ। अपनी कुछ पैतृक जमीन जायदाद थी, उसे ही बटाई पर देकर जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता उसी के सहारे किसी तरह तारानाथ की बूढ़ी माँ गृहस्थी चलाती। उससे माँ बेटे के लिए दोनों वक्त 2 मुट्ठी भात तो किसी तरह जरूर जुट जाता। फिर भी तारानाथ महीने में 15 दिन बाहर दूसरों के घरों से भात खाकर आता। माँ अपने बेटे के लिए भात की थाली लिए बैठी रहती। तारानाथ आते ही बोलता, मैं खाकर आया हूँ, अब और इस वक्त यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। माँ बिगड़ कर पूछती, तू जो खाकर आया तो पहले इसकी खबर क्यों नहीं भेजी तूने? तारानाथ जवाब देता, उन लोगों ने क्या मुझे पहले बता रखा था कि वो मुझे खाना खिलाने वाले हैं? माँ कहती, और इधर जो मेरा इतना चावल बेकार हो गया उसका क्या होगा? तारानाथ कहता, तो भात को मोहल्ले के लोगों में बांट दो, फिर तो चावल बेकार नहीं जाएगा। तारानाथ सरीखे हटी और अकल के दुश्मन इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। इस तरह के परोपकारी आदमी आपने अनेक देखे होंगे। घर का खाकर जंगल की भैंस खदेड़ने वाले लोग दुनिया में सर्वदा रहे हैं एवं सर्वदा ही रहेंगे। उस बात को लेकर कहानी लिखना मेरा उद्देश्य नहीं है। तारानाथ के संबंध में कहानी लिखने का कारण कुछ और ही है, वही बताता हूँ। साधारणतया हम लोग सभी स्वार्थी आदमी हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। अपने हित को भली भांत देख समझ कर ही हम लोग संसार के पथ पर कदम बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़े लिखे हों या निरे अनपढ़, उतना तो सभी जानते हैं कि 16 आने से 1 पैसा निकाल लेने पर फिर 16 आने नहीं बचते। सच कहा जाए तो हम लोग सभी भक्तिमानों की पूजा नहीं, बुद्धिमानों की पूजा होती है। हम लोग 5 चवन्नी का प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रत्याशा करते हैं 5,000 की। सिर्फ भक्ति के लिए पूजा करने का दृष्टांत तो इस युग में कोई बिरला ही मिल सकता है। इसलिए जब हम लोग गांव छोड़कर शहर आए तो हम सबों के मन का चेहरा ही बदल गया। चापलूसी को हमने फिर तो चापलूसी समझा ही नहीं, छीन कर खाने को हमने अपना न्यायोचित अधिकार मान लिया। कैसे हम लगड़ी मारकर गिरा दें और किस किस के सिर पर हम सवार हो बैठें, बस इसी फिक्र में हम बावले हो गए हैं। हम लोगों ने कॉलेज में जाकर परीक्षा पास करने की विद्या हासिल करने के प्रयास में सिर्फ आत्म केंद्रित होने में मन लगाया। जो समाज के शीर्ष स्थान पर आसीन हैं उनका अनुकरण करते हुए हम लोग सबों के शीर्ष पर जा विराजने की आपाधापी में व्यस्त हो गए। हम लोगों में राखाल सबसे गया बीता लड़का था। वो दूसरों को पेड़ से फल चुराने में उस्ताद था। उसने पुलिस कोर्ट का वकील बनकर दोनों हाथों से रुपए बटोरकर कलकत्ते में अपना एक मकान बना डाला है। दिगंबर हमेशा किताबों से नकल करके इम्तिहान में पास हुआ करता था। कलकत्ता आकर मैंने देखा कि उसने डॉक्टरी पास कर मेडिकल कॉलेज के आउटडोर की नौकरी हासिल कर ली थी। दिगंबर के साथ भेंट होते ही उसने पूछा, क्यों रे, तू तो लेखक बन गया है ना? मैंने कहा, सिर्फ लिखने से ही यदि लेखक बना जा सकता है तो तुम मुझे चाहो जो कह सकते हो। दिगंबर यूं ही छोड़ने वाला न था। उसने पूछा, कैसी आमदनी हो जाती है? मैंने कहा, किसी तरह चल जाता है। उसने पूछा, क्या इनकम टैक्स देना पड़ता है? मैंने कहा, दिए बिना गुजारा कहाँ। दिगंबर ने कहा, इसकी क्या जरूरत है, तू तो निरा बुद्धू ही रह गया। वो देख, मैं तो नौकरी के बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। वो सब क्या मैं दिखाता हूँ? गवर्नमेंट को रुपए देने से आखिर क्या फ़ायदा? गवर्नमेंट तो चोर है। इन बातों का भला मैं क्या जवाब देता? मैंने पूछा, शशिधर की क्या खबर है रे, वो क्या कर रहा है? दिगंबर ने कहा, वो इस समय मल्टी मिलेनियर है, क्या तुझे नहीं मालूम? मैंने कहा, ये सब कैसे हुआ? वो तो स्कूल में हमेशा ही गणित में फेल होता था। दिगंबर ने कहा, वो इस समय बड़ा बाजार में आयरन किंग है। लोहा लकड़ के कारोबार के बदौलत इस समय वो 3 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज का मालिक है। मैंने पूछा, किंतु तुझे ये सब कैसे मालूम हुआ? दिगंबर ने कहा, हमारे मेडिकल कॉलेज के इंडोर में एक बार वो चेकअप कराने आया था, तभी बातचीत हुई थी। उसके पास और भी बहुत से दोस्तों की खबर मिली। मैंने पाया कि सभी 4 पैसे कमाकर संसार में भली भांति स्थापित हो बैठे थे। प्रायः सबों ने मोटर और बंगला हासिल कर मानो अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। दरअसल सभी अपने मन में यही ध्रुव विश्वास पाल रहे थे कि सच्चाई की राह पर चलते रहने पर इस दुनिया में
कुछ भी बन पाना संभव नहीं है। दिगंबर ने कहा, सच पूछो तो ताल से ताल मिलाकर मैं चला था, इसीलिए आज 4 पैसों का मुंह देख पाया हूँ। उस दिन यदि डॉक्टरी की पढ़ाई में मन न लगाता तो क्या ये सब संभव हो पाता? उसके बाद मेरी ओर देखकर उसने पूछा, और भी इतनी लाइनें रहने के बावजूद तू लेखक की लाइन में आखिर गया क्यों? इसके जवाब में भला मैं क्या कहता? मैं बोला, मैं रुपए नहीं चाहता था, इसीलिए तो इस लाइन में आया हूँ। दिगंबर मेरी बात सुनकर अवाक रह गया। बोला, तू रुपए नहीं चाहता? इसका मतलब? रुपए की जरूरत किसे नहीं होती? रुपए नहीं होने पर क्या किसी की खातिर नहीं होती? रुपए वालों को छोड़कर कोई क्या मान सम्मान पाता है कभी? गुणों की कद्र कितने लोग समझते हैं, बोल तो। उसके बाद कुछ रुक कर वो फिर बोला, उसके बजाय तो तू स्कूल में मास्टरी कर सकता था। मास्टरी की लाइन में भी आजकल बहुत रुपए हैं। मैं तो अवाक रह गया। मैंने पूछा, इस लाइन में भी भला रुपए कमाए जा सकते हैं क्या? दिगंबर ने कहा, तो फिर तू कुछ जानता ही नहीं। आजकल परीक्षा में पास होने के लिए मास्टरों को रुपए देने पड़ते हैं। क्या ये तुझे मालूम नहीं? बीए की डिग्री के रेट हैं 2000 रुपये। डॉक्टरेट पाने के लिए 5000 रुपये देने पर ही काम बन जाता है। और पद्मश्री पाने के लिए कितने हजार रुपये लगते हैं ये भी कहूँ? मैं बोला, पद्मश्री पाने के लिए भी रुपए खर्च करने पड़ते हैं क्या? दिगंबर ने कहा, तू आखिर है कहाँ पर? अब तो पद्मश्री की पदवी उठा दी गई है, किंतु यही साल भर पहले तक पद्मश्री उपाधि 3 लाख रुपयों में बिकती थी। अधिक समय तक बातें करने की फुर्सत नहीं थी दिगंबर को। उसके पास बहुत से रोगी जमा हो गए थे। दिगंबर ने कहा, और एक दिन फिर आना। मैं चला आया। मैंने देखा कि बाहर दिगंबर की गाड़ी खड़ी थी। देखते ही समझ गया कि ये गाड़ी इंपोर्टेड थी। जिस लड़के ने किताबों से नकल मार मार कर डॉक्टरी पास की थी, उसी की आज ये तरक्की। ये देखकर आनंद भी हुआ और दुख भी। हठात मन में जाने क्या आया कि मैंने फिर लौटकर दिगंबर के चैम्बर में प्रवेश किया। मुझे देखकर दिगंबर बोला, क्यों रे, क्या बात हुई? मैं बोला, एक बात पूछना भूल गया। हम लोगों के उस तारानाथ की कोई खबर है क्या? वो कैसा है, क्या करता है? ये जानने की बड़ी इच्छा होती है। दिगंबर बोला, करने धरने को और क्या है, वो अब भी झक मारता फिरता है। मैं बोला, कैसे? क्या अब भी तेरे साथ भेंट मुलाकात होती है? दिगंबर बोला, एक दिन उसे कलकत्ता में ही देखा था मैंने पूछा, कलकत्ता में? वो आजकल कलकत्ता में है क्या? दिगंबर ने कहा, कौन जाने, उसके साथ भला क्या मेरी बातचीत हुई थी? बात करने का मुझे समय ही नहीं मिला। मैं गाड़ी में जा रहा था कि हठात मैंने रास्ते पर तारानाथ को पैदल चलते हुए देखा। पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। वही मैला सा कुर्ता, माथे पर रूखे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी। तारानाथ वही पहले की तरह अब भी बुद्धू का बुद्धू ही रह गया, आदमी नहीं बन सका। बाहर आने के बाद भी मैं यही सोच रहा था कि सचमुच ही तारानाथ अभागा है। हमारे दोस्तों में और सभी आदमी बन गए। सबों ने ही कार्य सिद्धि के आर्ट का प्रयोग कर किसी न किसी लाइन में जाकर मोटर और बंगले हासिल कर लिए। सिर्फ तारानाथ ही कुछ न कर सका। किंतु वही तारानाथ ऐसा कांड कर गुजरेगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर पाया था। एक दिन अपने एक मित्र को विदा करने के लिए मैं सियालदह स्टेशन गया था। ट्रेन छूटने के बाद बाहर निकलकर आ रहा था कि हठात एक जगह भीड़ देखकर मैं रुक गया। मैंने देखा कि न जाने किसकी ओर लक्ष्य कर सभी चुटकियां लेते हुए हंस रहे थे। सोचने लगा कि चलकर देखूं तो सही, भला क्या माजरा है। भीड़ के भीतर वर वधू की साज सज्जा भी सद्य विवाहिता दुल्हन की सी थी। किंतु मैंने स्पष्टता लक्ष्य किया कि नववधू गर्भवती थी। कम से कम 7 मास से कम का तो गर्भ नहीं रहा होगा। किसी भी बाहरी आदमी की नज़र उस पर पड़े बिना नहीं रह सकती थी। चारों तरफ खड़े दर्शकों का शोरगुल तथा ठट्टा इसी वजह से था। पास के एक आदमी ने कहा, कलयुग में न जाने कितनी तरह के कांड देखने पड़ेंगे साहब, ये सब देखना भी किस्मत में लिखा था। और एक आदमी बोल उठा, छी छी, ऐसा बेहया कांड अपनी आंखों से देखना पड़ा। कैसा घोर कलयुग आया है। मैंने भी सोचा कि दूल्हा दुल्हन तो बहुत देखे हैं, किंतु दूल्हा दुल्हन की ऐसी अद्भुत जोड़ी कभी भी नहीं देखी। ट्रेन अब तक आई नहीं थी, इसलिए वर वधू को प्लेटफॉर्म पर सबों के सामने इस तरह बेआबरू होकर खड़ा रहना पड़ा था। एक व्यक्ति ने कहा, महाशय, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा देखने का यही नतीजा है। किंतु वर वधू में से किसी को भी मानो कोई परवाह ही नहीं थी। वर निर्विकार भाव से खड़ा था। उसके बदन पर सिल्क का कुर्ता था और पैरों में थे पंप शू जूते।
दुल्हन के माथे पर मुक्त बनारसी साड़ी का घूंघट था। जब तक ट्रेन आ नहीं जाती तब तक उन्हें यही बेइज्जती, यही फफ्तियाँ तथा यही लांछना बर्दाश्त करनी ही होगी। इसके सिवाय और कोई उपाय भी नहीं। किंतु दूल्हा संभवतः उन फफ्तियों को और अधिक सहन नहीं कर सकता। एक बार ये हठात चीत्कार कर सबों को सुनाते हुए वो बोल उठा, आप सब विश्वास कीजिए, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यह बर्बाद हो जाती, इसलिए इसे बर्बादी से बचाने के लिए मैंने ये ब्याह रचाया है। तब तक प्लेटफॉर्म में ट्रेन प्रवेश कर चुकी थी। उसी ट्रेन में से दोनों अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे, किंतु उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वो तारानाथ की आवाज़ थी। मैं सबों को ठेल ठाल कर दूल्हे के पास बढ़ाया। मैंने पूछा, तू तारानाथ है ना? मुझे देख तारानाथ की जान में जान आई, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। उसने पूछा, तू यहाँ कैसे? मैंने कहा, आखिरकार तूने ब्याह कर डाला ना? तारानाथ ने कहा, भाई विश्वास कर, मैं अगर ये शादी नहीं करता तो इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने पूछा, और तेरी माँ, क्या वो इस बहू को स्वीकार करेगी? तारानाथ ने जवाब दिया, माँ स्वीकार करे या नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। किंतु अगर मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करता तो इसकी क्या हालत होती, तू ही बता। ये बर्बाद हो जाती। तब तक दूसरे यात्री गाड़ी में जाकर बैठने लगे। उसके बाद भीड़ के भीतर जाने कहाँ वो विलीन हो गया, मैं ये देख नहीं पाया। ऐसा लगा कि सचमुच ही इस युग में तारानाथ का जन्म लेना ही ठीक नहीं हुआ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई वाली पंक्ति आज के युग के संदर्भ में भला कोई अर्थ रखती भी है? आज के युग के लिए तो तारानाथ एक निरा अचल अधम आदमी है, बस। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी परहित सरिस। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मेरे नियमित श्रोता हैं और अगर नियमित नहीं भी हैं, कभी कभी सुनते हैं या पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इसी तरह खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।